ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का बेटे। आप लोग का लेक्चर नंबर 8 है ये। अब जिसमें हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है। कल के हम लोगों ने प्रीवियसली नेशनल इनकम को देख लिया है, हम लोगों ने सीपीआई को देख लिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम लोगों ने देख लिया है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ को देख लिया है। अब मैक्रो इकोनॉमिक जो टॉपिक मेन टॉपिक आ गया है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेन टॉपिक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा बड़ा मेजर मेन टॉपिक है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। हम जितनी सेविंग्स करते हैं उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट बनाते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट्स में से सेविंग्स निकालते हैं, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कौन डील करता है, किनके ऊपर हम भरोसा करके उनको अपनी अमाउंट्स अपनी पेमेंट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो इसका कंटेंट है कुछ ऐसा है बेटे कि सब 3 टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें कवर अप करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एज अ जर्नल बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक्स को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हैं वो यूएस इकोनॉमी बेस्ड लर्निंग हो रही है हमारी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी रेलिवेंट जो हमारी चीज़ें हैं वो इसमें कोट की जाती हैं, इसके जो टॉपिक्स आते हैं, जो कंटेंट आते हैं। लेकिन मेजर लर्निंग आप लोग की यूएस इकोनॉमी के थ्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मर सिस्टम था, यानी कि वो पहला सिस्टम था जहाँ ये डेवलपमेंट्स आई। और उसी की डेवलपमेंट्स को देखते हुए हम अगर वो अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करें या अपने कंट्री में वैसा निज़ाम लेके आए, तो हम लोग डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी को कम्पीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, किन ऐसे इदारों को स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस इकोनॉमी आप लोग का पहला टॉपिक भी है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाने से पहले हम लोगों ने एक सिस्टम की बात करनी है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। आप एक स्कूल की बात लो, आप एक स्कूल पे जाने से पहले, स्कूल को खोलने से पहले स्कूल सिस्टम की बात करते हो। आप ये देखते हो कि जो स्कूल मैंने चलाना है पहले उसका सिस्टम, उसके सिस्टम को समझते हो, उसके बाद उसकी कैटेगरी उस इंस्टीट्यूट की तरफ आते हो। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हमने फाइनेंशियल सिस्टम देखना है कि सिस्टम बेसिकली है क्या, इसमें किस किस चीज की लर्निंग होती है। तो कहा यह जाता है कि अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द इकोनॉमी दैट हेल्प टू मैच वन पर्सन सेविंग्स विद एन अदर पर्सन इन्वेस्टमेंट। ऐसे अदारे जो मिल के उन लोगों की जो कि सेव करना चाहते हैं उनको कनेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब ये कैसी चीज मुमकिन होगी कि जो लोग सेव करना चाह रहे हैं और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। इनका कोई कनेक्शन बनता कैसे है कि अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पैसा सेव करूं, लेकिन मैं सेवर होने के बावजूद किसी इन्वेस्टर के काम आ सकती हूँ। ठीक है, ये वाला लिंक क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्ज वजूद में आते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कि सेवर्स और इन्वेस्टर्स को आपस में मिलाते हैं उनको फाइनेंशियल सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। एक और वर्डिंग में भी इसको आसान लफ्जों में भी हम लोग कुछ इस तरीके से कवर करते हैं बेटे कि अगर ये कहा जाए कि इट इज मेड अप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ सेवर्स एंड बोरोवर्स। ऐसे तमाम वो अदारे जो सेवर्स और बोरोवर्स जो काम करना चाहते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, वो रन करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली उनको फाइनेंस करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम अपने नाम से ही अपनी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता है कि फाइनेंस करना, किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करना। वो सेवर से लेते हैं, जो लोग सेव कर रहे होते हैं अपना पैसा उनसे सेविंग्स लेते हैं, और इन्वेस्टर्स जिनको पैसों की जरूरत होती है उनको उठा के आगे लोन आउट कर देते हैं। अब इन सारे काम के करने के दौरान ये सिस्टम चलता है दो लोगों के ऊपर, सेवर्स के ऊपर और बोरोवर्स के ऊपर। इन दोनों लोगों के ऊपर सिस्टम तो चलता है, लेकिन इन सिस्टम्स को चलाने वाले कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आगे बात आएगी, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों को बात बता दी जाए कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है बेटे, इट मूव्स द इकोनॉमी स्केयर रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स। ये मेन सी बात है, बिल्कुल एक छोटी सी जनरल नॉलेज है, इसको एज ए जनरल नॉलेज आप लोग टेक इन कर सकते हैं कि जो हमारी शेयर्स और मनी, जिसको स्कार रिसोर्सेज भी कहा जाता है, उनको आपस में एक दूसरे को उसको सर्कुलेशन करती है इकोनॉमी में। ठीक है, अगर सर्कुलेशन के लिए ये वाले इंस्टीट्यूट ना हो तो सेवर्स अपनी मनी कहाँ लेके जाए? घरों में वो कितने सालों तक रखेंगे? 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक। अगर उनको रास्ता ना दिखाया जाए उनकी मनी को मजीद आगे डबल करने का, तो उनके मनी रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी।
इसके बाद बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ग्रुप्ड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली। अब ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये बनता है दो किस्म के इंस्टीट्यूट्स को लेके, यानी कि दो कैटेगरीज को इसमें डिस्कस किया जाता है। पहली कैटेगरीज में डिस्कस की जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स की, दूसरी कैटेगरीज में डिस्कस की जाती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की। अब मैं आपको एक टोटल इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका आपस में लिंक क्या है। तो और से आप लोगों ने इस चीज को सुनना है बेटे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस इकोनॉमी। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम बनता है दो अदारों को लेकर, ठीक है, दो इंस्टीट्यूशंस को लेकर बनता है फाइनेंशियल सिस्टम। पहला अदारा है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा अदारा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ये दोनों मिलकर क्रिएट करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम। ये बात होगी, हमें समझ आ गई। अगर फाइनेंशियल सिस्टम आपने अपने पाकिस्तान का बनाना है तो आपको दो तरह की मार्केट्स की जरूरत होगी। एक आपको जरूरत होगी फाइनेंशियल मार्केट्स की, दूसरी आपको जरूरत होगी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या चीज है। तो पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स किनको कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स बेटे यूजुअली कहा जाता है बॉन्ड्स की मार्केट को, जहाँ पे बॉन्ड्स सेल होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है, जिसके जरिए आप वो ले लेते हो और अपने पैसे उसको दे देते हो, ठीक है। फिर जब तक वो बॉन्ड आपके पास होते हैं, एक किस्म का आपका वो आपके पास मनी की तरह आपके पास सेव रहता है। मनी की कह दो दूसरी फॉर्म होती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मार्केट, इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स को कहा जाता है, यानी कि बॉन्ड्स की मार्केट और स्टॉक की मार्केट मिलके फाइनेंशियल मार्केट्स को क्रिएट करती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज किसको कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला किरदार होता है बैंक्स का। बैंक्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज काम करते हैं, ठीक है जी। सेकंड पे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स भी एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज काम करते हैं। अभी ये सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका दे रही हूँ, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। दोबारा से एक दफा रिपीट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझ लीजिएगा कि फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने के लिए दो अदारों की जरूरत होती है, एक फाइनेंशियल मार्केट्स, दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो मिलकर बनती है बॉन्ड्स मार्केट से और स्टॉक मार्केट से, जबकि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो हैं उसमें बैंक्स और उसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल होते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। याद रहे, अब ये हमने ये दो कैटेगरीज की बात की है, एक फाइनेंशियल मार्केट की बात की है और एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की बात की है। अब इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने आगे फर्दर चलना है, ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट्स को डायरेक्ट फाइनेंस भी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टली उसमें आपको फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, आपको तीसरी चौथी पार्टी के साथ मिलके फाइनेंस अरेंज नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। इंस्टीट्यूशंस थ्रू व्हिच द सेवर्स कैन डायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स टू बोरोवर। सेवर जाते हैं, यानी कि जिसके पास पैसा होता है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाता है, पैसा दे के आते हैं, और जिनको लोन के लिए चाहिए होता है, जो बोरोवर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो वहां से पैसा उठा के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेवर एंड द वन हु इन्वेस्ट। याद रहे, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दे आर डायरेक्ट फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले डिस्कस की थी बॉन्ड्स की मार्केट, द बॉन्ड मार्केट, ठीक है, जिनमें बॉन्ड्स सेल होते हैं। यूजुअली बॉन्ड्स की मार्केट को डेट मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक सर्टिफिकेट होता है इनडेटनेस का, ठीक है, ये ट्रेडेबल लोन होता है और यूएस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन इसको होल्ड करती हैं, यानी कि इसकी अथॉरिटी जिसको दी जाती है ना आम लोगों तक पहुंच जाने की, इसकी अथॉरिटेटिव होते हैं गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन वो जो कि गवर्नमेंट्स के साथ मिलके काम करती है, ठीक है, अपने अलग से काम नहीं करती, वो गवर्नमेंट्स के साथ मिलके इस चीजों को होल्ड करती है, इनकी पूरी डिजाइनिंग करती है और लोगों तक सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा वी कैन सेल बॉन्ड टू समवन एल्स। आप लोगों ने अपनी आम लाइफ में भी देखा होगा कि 7,000 8,000 के ये बॉन्ड्स मिलते हैं, आपको एक नोट्स मिलते हैं, आप इसको किसी दूसरे को भी सेल कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास बॉन्ड पड़ा हो और आप जाके मार्केट में कहो कि ओहो मेरे पैसे तो बाउंड हो गए हैं। जैसे बैंक्स में होता है, बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए होते हैं, आप कहीं जाओगे क्रेडिट कार्ड अपना वो सॉरी अपना डेबिट कार्ड यूज करोगे, वो कहेगा ये तो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ये तो आपके लॉक्ड पैसे ही, इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बॉन्ड मार्केट आपको ये फायदा देती है कि जब आप अपने पैसे एक बॉन्ड्स के जरिए में लगा चुके हो, तो वो जो बॉन्ड आपको मिला हुआ होता है वो आपका फर्दर एज अ पैसा रोल प्ले कर सकता है।
आप उसको कभी भी मनी में एक्सचेंज कर सकते हो या कभी भी एज अ मनी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसके बॉन्ड्स के थ्रू आपकी मनी कभी भी लॉक नहीं होती, याद रहे। बैंक्स में आपकी मनी लॉक हो जाती है, लेकिन बॉन्ड मार्केट के अगर आप बॉन्ड्स यानी कि वो यूज करोगे, उसके वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे बॉन्ड्स के, तो ये आपकी मनी को लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। यू कैन सेल बॉन्ड टू समवन एल्स। दूसरा इसमें हम लोगों ने बात की बेटे, वो थी स्टॉक मार्केट के अबाउट। इसमें स्टॉक मार्केट्स का जिक्र आता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। स्टॉक होता है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी जरा याद रखिएगा कि अगर आपसे रियल लाइफ में भी कोई पूछता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टॉक किसको कहते हैं। बेसिकली स्टॉक जो होता है एक क्लेम होता है किसी की फर्म में पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्शियल ऑनरशिप भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको एक पार्शियल ऑनरशिप मिल जाती है, उसके जितने आप स्टॉक्स के मालिक होंगे उतनी ऑनरशिप आपकी होगी, ठीक है जी। अब लेट्स से कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, ठीक है। मैंने सीमेंट की कंपनी में अपने 4 स्टॉक्स ले लिए, मैंने उनके मतलब उनको इतने की पैसे की जरूरत थी, मैंने अपने पैसा जो है मैंने उधर इन्वेस्ट कर दिया। मैं सेवर थी, ठीक है। मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा था, मैंने जाके उठा के सीमेंट की फैक्ट्री में अपना वो पैसा लगा दिया। अब वो जो मैंने अपने पैसा लगाया है उसके जरिए मैंने एक स्टॉक क्लेम कर लिया अपने पास, और मेरे स्टॉक के जो पैसे मैंने दिए हैं वो सीमेंट वाली फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो इस तरीके से ये चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। सेकेंड थिंग ये कि ट्रेडेबल होती है, और ये वो तरीका है स्टॉक मार्केट का जिसके जरिए कंपनियां पैसा कमाती हैं, ठीक है। वो दूसरों के पैसों को इस्तेमाल करती हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट बनाती हैं और हमें बदले में देती हैं अपनी पार्शियल ऑनरशिप। ये सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर होती है, यानी कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग हो रही है, डायरेक्टली दोनों सेवर्स और बोरोवर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। अब याद रहे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को इनडायरेक्ट फाइनेंस कहा जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ आप किसी को भी पैसा पकड़ाएंगे, आगे वो इस पैसे का जो मर्जी करता है वो जाने, उसका काम जाने, आप पैसा पकड़ा के साइड पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन आते हैं, सबसे पहले इसमें बात हो जाती है बैंक्स की। बैंक्स आपसे पैसा लेते हैं, यानी कि आपसे डिपॉजिट्स लेते हैं और उन डिपॉजिट्स को इस्तेमाल करते हैं लोन्स के लिए। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, आपको नहीं पता कि वो लोन किसको देंगे, वो किसी को भी लोन दे सकते हैं, वो एक किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को लोन दे सकते हैं, वो एक बहुत छोटे इन्वेस्टर को लोन दे सकते हैं, वो किसी को भी लोन आउट कर देंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा आपको सिर्फ इतना होगा कि आपके बैंक में रखवाए गए पैसों के ऊपर इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है। पे इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स एंड चार्ज स्लाइटली हायर इंटरेस्ट टू बोरोवर्स हु लेंड द डिपॉजिट। हमें पता है कि जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एज कम्पेयर टू लोन के बदले कम भी होता है थोड़ा, और थोड़ा ज्यादा भी होता है, ठीक है। यूजुअली वो कम होता है। आप पैसा जमा करवाने जाएंगे ना बैंक में, तो उसके ऊपर 2 साल के बाद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लग के वापस मिल जाएगा, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेंगे और जब आप उस लोन को रिटर्न करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये बैंक की एक पॉलिसी और इससे कोई इनकार नहीं है। सेकेंड जो इसमें मार्केट की बात की थी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली बेटे ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि शेयर्स सेल करते हैं पब्लिक को और उसको आगे प्रोसीड करते हैं टू बाय द पोर्टफोलियोज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ये क्या करते हैं, ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स की जो पोर्टफोलियोज है, यानी छोटे छोटे उनकी चीजें ले लेना, स्टॉक्स और बॉन्ड्स ले लेना, ये वो खरीदते हैं। एक तो पिछली डायरेक्ट मार्केट में क्या हुआ, आप डायरेक्ट गए कंपनी के पास, गए जाके उसके शेयर खरीद लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप इनको पैसा देते हो, इन्होंने आपका पैसा किसी को लोन आउट के जरिए लोन आउट पे नहीं लगाना, इन्होंने आपका पैसा लगाना है स्टॉक में या इन्होंने आपका पैसा लगा देना है बॉन्ड्स के अंदर। इसमें आम सी बात ले लेते हैं, जैसे हमारे इंश्योरेंस कंपनी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ ऐसा ही म्यूचुअल फंड्स वाला काम करती हैं। वो सबसे पैसा इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको एक साथ किसी ना किसी स्टॉक में लगा देती हैं। लास्ट फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं, आपको पता होता है आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब आप एक डायरेक्ट कंज्यूमर, डायरेक्ट बायर होते हो। लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में आप डायरेक्ट बायर नहीं होते हो, आपने सबके साथ एक ग्रुप के साथ मिलकर चलना है, यानी कि म्यूचुअली चलना है आपने। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, वहां पे जब तक 6 लोग नहीं होंगे वो कमेटियों की तरह, ठीक है, आप एक पूरी एक बजट बनाते हो, 6 लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर जाके किसी एक स्टॉक में या किसी एक बॉन्ड्स की तरफ आप लोग अपना पैसा लगा देते हो। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आपको ये सहूलत देता है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आपको 2 सहूलतें देता है, एक बैंक की सहूलत जिसमें आप पैसा जमा करवा के उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, और एक आपको ये सहूलत देता है कि अगर आप वहां से लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स आपको ये सहूलत देते हैं कि वहां पे आप पैसा लगा के म्यूचुअली, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं,
और आप लोग उसको म्यूचुअली ओन करोगे। याद रहे कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के बाद ना आप अकेले मालिक नहीं होगे किसी एक स्टॉक के, उस स्टॉक के मालिक 6-7 और भी होंगे। अगर आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग करोगे यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाओगे, जैसे कि बेटे मैंने ये पिछली स्लाइड में बात की थी फाइनेंशियल मार्केट की, वहां पे आप अकेले मालिक होगे, ठीक है, डायरेक्ट मार्केट है। लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट मार्केट है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ओन्स द बॉन्ड्स एंड द स्टॉक, यानी कि जितने लोग होंगे उन सबका वही सेम शेयर होगा, आप अकेले उस चीज के मालिक नहीं बन सकते। सेवर्स ओन शेयर इन दीज फंड्स, तो वो सेम वही बात आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूएस इकोनॉमी। अब ये तो थी एक स्लाइड जैसी इंट्रोडक्शन कि फाइनेंशियल मार्केट्स ये हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये हैं। इसके अलावा भी यूएस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल मार्केट्स पाई जाती हैं, जैसा कि उनके ये कुछ मिसालें हैं, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों के लिए और कुछ नहीं। पहली मिसाल है पेंशन फंड्स की, दूसरी क्रेडिट यूनियंस है, थर्ड आपकी इंश्योरेंस कंपनीज या उनके एक लोकल लोन शार्क। ये उनके कुछ अदारे हैं जो कि फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल एज एन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करते हैं इनमें से कुछ अदारे, या कुछ अदारे ऐसा म्यूचुअल फंड भी काम करते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। लेकिन अब एक बात याद रहे कि इन तमाम अदारों का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका एक ही गोल होता है, डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ सेवर्स इनटू द हैंड्स ऑफ बोरवर्स, के सेवर से पैसा लेना और बोरवर्स को हैंड ओवर कर देना। सेवर से इसलिए पैसा लेना कि हम आगे आपका पैसा लगाएंगे, और बोरवर्स को इसलिए देना कि हम आपको लोन आउट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली आम अल्फाज में अगर बात की जाए तो सिर्फ ये है कि एक ही गोल होता है इनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ सेवर्स, सेवर्स के तमाम रिसोर्सेज को बोरवर्स के हाथों में रख देना। अब ये टॉपिक तो यहाँ तक आपका एंड हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली ये होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो आपकी बॉन्ड्स मार्केट और आपकी जो है स्टॉक मार्केट को लेके चलती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो आपकी इनडायरेक्ट मार्केट होती है और वो आपके बैंक्स को और म्यूचुअल फंड्स को लेके चलती है। अब बात आती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स। ये आया अब असल अपना टॉपिक कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको क्यों पढ़ाए, फाइनेंशियल सिस्टम क्यों समझाया। आपने जब अकाउंटिंग की बात करनी है ना, अकाउंट्स की बात करनी है, तो वहाँ वो किसी कोई इदारे हैं जो उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने वाले इदारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि इन तमाम नेशनल इनकम्स को देखता है या इनके अकाउंट्स की चीजों को डील करता है। अब ये टॉपिक बिल्कुल उससे कनेक्टेड है, ठीक है, हमें समझ आ गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए अपने नेशनल इनकम के अकाउंट्स के लिए। अब सबसे पहले इसमें बात करनी है हमने नेशनल इनकम अकाउंट्स की। हमें पता है कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग का लफ्ज ही इसलिए है कि आपने नंबर्स को और जो जितनी हाउ वेरियस नंबर्स आर डिफाइंड एंड एडेड अप, अकाउंटिंग में आप लोग नंबर्स लेते हो, उनको एड अप करते हो। कोई डेप्रिसिएशन होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ आपके लाइबिलिटीज होते हैं, कुछ आपके डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर कहा जाए आप लोगों को, तो अकाउंटिंग रेफर्स टू हाउ वेरियस नंबर्स आर डिफाइंड एंड एडेड अप, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है और उनको कैसे एडेड अप किया जाता है, ये तमाम चीजें अकाउंटिंग है। सेवर सर्व्स एज अ मेजर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटीज। अब जो नेशनल इनकम अकाउंट्स है बेटा, इसके जरिए हम लोग अपने जो मार्केट्स में एक्टिविटीज हो रही होती है ना हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में, उन सारी चीजों के ऊपर ये नजरसानी करता है। ठीक है जी। अब एक और बात, यहाँ पे हम क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स को रिलेट करेंगे हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक के साथ। तो ये जो नेशनल इनकम अकाउंट्स लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि इंक्लूड जीडीपी एंड मेनी अदर related identity statistics for the financial markets analysis। अब यहाँ पे आप फाइनेंशियल सिस्टम भी लिख दोगे तो कोई वरीज नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेशनल इनकम अकाउंट्स इंक्लूड जीडीपी एंड मेनी रिलेटेड आइडेंटिटीज। हमें पता है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो लेजर्स नहीं बनाते, वो बैलेंस शीट नहीं बनाते। ये बैलेंस शीट बनाना, ये जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये सारे अकाउंटेंट के काम है। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दो काम करते हैं, या तो पॉलिसी देते हैं या तो स्टैट्स को साथ लेकर चलते हैं और एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन दे देते हैं। लीनियर इक्वेशन से बेटे मुराद है कोई आइडेंटिटी दे देना, कोई इक्वेशन दे देना। हमने जीडीपी की इक्वेशन की थी, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, वो वाली इक्वेशन ये उसको प्रोवाइड कर देते हैं इकोनॉमिस्ट। अब यही वाली चीजें नेशनल इनकम अकाउंट्स में आती है, यानी कि जब अकाउंटिंग की टर्म को इकोनॉमिक्स के साथ इंक्लूड किया जाएगा तो वो यहाँ पे यही चीजें लेंगी।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपने याद करें कि हमने जीडीपी को क्या कहा था कि जीडीपी इज द बोथ इनकम इन द इकोनॉमी एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। और जीडीपी की इक्वेशन हमने क्या सीखी थी, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक नई इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इससे पहले कि सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज आप लोग सुन लें जो कि अकाउंट्स में इस्तेमाल होती है हमारी नेशनल इनकम और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए। वो क्या क्या चीजें हैं। अब हमने एक चीज यहाँ पे, मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा है, ये देखिएगा, एज्यूम अ क्लोज्ड इकोनॉमी opposed to an open economy. A closed economy does not engage in international trade, so net export is equals to zero. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जरा गौर से सुनिएगा बेटे, कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी ये दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं। अब ये क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी है क्या? अगर आपका कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर आपका कंट्री पाकिस्तान बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है तो वो ओपन इकोनॉमी है। अगर मैंने कह दिया कि मैंने इस y प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाना है, तो इट मीन्स कि मुझे अपने इस नेट एक्सपोर्ट को जीरो बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है, किसी चीज को बाहर निकालना हो तो ऐसे तो नहीं कहते कि आप निकल जाओ यहाँ से बाहर, उसको पहले जीरो बनाओ फिर वो साइड पे खुद ब खुद निकल जाएगी। तो अब मैंने क्या करना है, अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को इक्वल टू रख लेना है जीरो। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस जीरो। अब जीरो अगर इन सब में ऐड कर दिया जाए तो ये एक नॉर्मल सी 10th क्लास की बात है कि हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन मिलके आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ना, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यही इक्वेशन आगे आपकी आइडेंटिटीज के काम आएगी, नेशनल इनकम अकाउंट्स के काम आएगी। अभी यहाँ तक ये चीज हो गई। अब मैं फर्दर बताती हूँ कि इसके आगे फर्दर क्या यूजेस हैं। थोड़ा सा लेक्चर रह गया है, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। दिस क्लोज्ड इकोनॉमी आइडेंटिटी विल लीड टू मेनी अदर रिलेटेड आइडेंटिटीज फॉर एनालिसिस। ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी आइडेंटिटी है ना आखिर में हमें मिली है, ये मजीद और आइडेंटिटीज की तरफ हमें लेके जाएगी या बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेजर्स की तरफ लेके जाएगी। तो देखते हैं वो क्या है। अब पीछे हमने बात की नेशनल इनकम की, इससे पहले हमारा टॉपिक क्या था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम अकाउंट्स। तो उनमें से पहला टॉपिक हमने क्या कर लिया, नेशनल इनकम अकाउंट्स का। अब जो सेकंड टॉपिक हमने करना है वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को देखना है। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कैसे देखा जाता है, ये मैंने चीज आप लोगों को बतानी है। अगर ड्यूरिंग वाइल हमारा मीटिंग टाइम ऑफ हो गया तो मैं आप लोगों को दूसरी लिंक सेंड करूंगी, आप लोग उस लिंक पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। और 5 मिनट का ब्रेक भी बिटवीन दे दूंगी, ठीक है। और उस दौरान क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। अब हमने बात करनी है अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सेविंग का लफ्ज पहले है तो सेविंग की बात कर लेते हैं। सेविंग की अगर बात करें तो बेटे, द इनकम रिमेनिंग आफ्टर हाउस होल्ड पे देयर टैक्सेस एंड फॉर कंजप्शन। आपकी सैलरी आती है ना, आप अपनी सैलरी में से क्या देते हो, एक देते हो अपना खर्चा, दूसरा देते हो गवर्नमेंट के टैक्स। टैक्सेस आप ऐसे नहीं देते हो कि गवर्नमेंट आई है नॉक करेगी टैक्सेस दो हम टैक्सेस ले जाएंगे, नो। जो आप चीजें खरीदते हो ना उसके ऊपर जीएसटी एंटर होता है, जनरल सेल्स टैक्स, वो वहां पे ऑलरेडी आप लोग को इंक्लूड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जो आपकी सैलरी है उससे आप दो चीजें पे कर रहे हो, एक आप टैक्सेस अदा कर रहे हो, दूसरा आप अपनी कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब एक प्राइस पे कर रहे हो, एक टैक्सेस पे कर रहे हो। तो प्राइसेस और टैक्सेस को पे करने के बाद आपके पास जो इनकम रह जाती है ना, वो मेरा बेटा आप लोगों की सेविंग्स बन जाती है, ठीक है जी। आसान सा कंसेप्ट है कि आपकी इनकम में टैक्सेस और प्राइसेस निकाल, यानी कि आपकी कंजम्पशन निकालने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है, जो इनकम आपके पास बचती है, वो आपकी सेविंग कहलाती है। अब अगर जरा मैं इसको मैथमेटिकली कर लूँ तो ये मुश्किल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे मैथमेटिकली अब आप लोगों को बहुत आसान लगने वाला है, लेकिन उससे पहले इसी एग्जांपल सुन ले। सेविंग्स होती किस किस तरह की है, सेविंग्स के साथ हम लोग करते क्या है, हम लोग सेविंग्स को रखते क्यों है? इकोनॉमिस्ट कहता है कि आप सेविंग्स के जरिए बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, इक्विटीज खरीद सकते हैं। याद रहे इक्विटीज का मतलब है स्टॉक्स, हमने पढ़ा था ना पीछे अभी पिछली स्लाइड में कि स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट भी बोला जाता है, ये वो चीज है। आप कोई सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं उन सेविंग्स को, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं अपना पैसा, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को, या फिर किसी परमानेंट डिपॉजिट्स करवा सकते हैं अपने बैंक्स के अंदर। ये सारे काम आपकी सेविंग्स के जरिए हो सकते हैं। सेकंड चीज, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, देखिए, द यूज ऑफ अमाउंट, अब ये देखें यूज हो रहा है अमाउंट का, ठीक है, जब अमाउंट को आप यूज करते हो इन द परचेज ऑफ न्यू फिजिकल कैपिटल फॉर बिजनेस पर्पस।
इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड द परचेज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। याद रहे, स्टॉक्स और बॉन्ड्स को परचेज करना और कहना भाई मैं बहुत बड़ा कारोबारी बंदा हूँ, ये कारोबार नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी एक किस्म की सेविंग ही है। अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हो, तो बेटा ये आप इन्वेस्टर नहीं बन रहे हो, ये आप किसी की इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं हो। आप अगर अपने एक अकेडमी चला रहे हो, अपना स्कूल चला रहे हो, अपनी ट्यूशन चला रहे हो, अपनी कोई फर्नीचर की दुकान चला रहे हो, या अपना कोई कोई किसी भी किस्म की शॉप चला रहे हो, उसके लिए पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर, तो आप इन्वेस्टर हो। अदरवाइज आप इन्वेस्टर नहीं हो। स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में पैसा लगाने से इन्वेस्टर इंसान नहीं बनता, वो किसी और की इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिकली वो किसी और की मार्केट होती है, किसी और की प्रोडक्ट होती है वो, ठीक है। आपकी अपनी प्रोडक्ट पे पैसा लगाना आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। तो द यूज ऑफ अमाउंट इन द परचेज ऑफ एनी न्यू फिजिकल कैपिटल फॉर योर बिजनेस पर्पस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को कितने तरीकों से देखा जाता है, तो ये भी देख ले। जनरल मोटर्स स्पेंड्स $250 million टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। कोई भी जनरल मोटर्स है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर 250 मिलियन रुपया स्पेंड किया है एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए। उन्होंने नई फैक्ट्री बनाई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को, इस फैक्ट्री को एक्सपैंड किया, वो पैसा उन्होंने फैक्ट्री बनाने में लगाया। तो फैक्ट्री को इन्वेस्ट, जो पैसा लगाया एक्सपैंड करने में, दिस इज कॉल्ड देयर इन्वेस्टमेंट। यू बाय 5,000 वर्थ ऑफ अ कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर योर बिजनेस। अगर आपने $5,000 की कीमत वाला, यानी कि उतने की वर्थ रखने वाला एक कंप्यूटर खरीद रहा है, पे बिजनेस पर्पस के लिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट।